अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त आज अगर हम देखें तो सबसे अहम खबर के जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। हल्फ उठाने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत है वो भी मामला जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और कल ही उसकी समाअत होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी समाअत लाइव नश्र होगी। इस पर हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए कौन से आइनी और कानूनी जो मामलात हैं वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो मुल्क में महंगाई और सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत में जो दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रही हैं। हमने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने भुट्टो साहब के खिलाफ बयान दिया और उस पर उन्होंने आज माजरत भी कर ली है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी को ये गिला है और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की बातें भी हो रही हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जैसे हमने जिक्र किया, हम बात करें तो हमने देखा कि आप मुस्लिम लीग नून की जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक थी और उसमें इत्तेहादी हुकूमत के तौर पर आपने 16 माह उनका साथ दिया और बहुत जो अहम जो मुश्किल फैसले थे जिसमें हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने खुद कहा कि उनका सियासी नुकसान हुआ है, लेकिन आपने उन फैसलों की उसके बावजूद भी हिमायत की। लेकिन क्या वजूहत हैं कि अब हुकूमत खत्म होने के बाद हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून खुल के भुट्टो साहब के खिलाफ भी तनकीद कर रही है, आपकी क़यादत के खिलाफ भी तनकीद कर रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, कल जो बयान आया अब्बासी साहब का उसकी सख्त मजम्मत करते हैं हम, और जो लेकिन उन्होंने आज उसकी माजरत कर ली है। तो इस तरह के बयानात नहीं आना चाहिए। भुट्टो एक नज़रिया है और जो नज़रिया है वो जिंदा रहता है, इसीलिए हमें भुट्टो कहते हैं। मसला ये है कि जो बेज़मीर लोग हैं उनके लिए भुट्टो मे बी ना हो, मर चुका हो, लेकिन ज़मीर वालों के लिए और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भुट्टो आज भी जिंदा है और शहीद वैसे भी जिंदा होते हैं। और फिर वो कारकर्दगी की बात कर रहे थे कि जी कारकर्दगी जो है वो पीपल्स पार्टी की क्या रही। अगर शुरू से गिनवाएं या जो उन्होंने पॉइंट आउट किया आज अब जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही सिंध गवर्नमेंट में, तो उस पर भी अगर आप आ जाएं तो सिर्फ सेहत के शोबे को ले लें। यहाँ पे दिल के इलाज मुफ्त होते हैं, अमराज की ऑपरेशन हो, स्टंट डलने हो, न सिर्फ दिल बल्कि गुर्दों का इलाज भी मुफ्त होता है, पेवंदकारी भी मुफ्त होती है। फिर न सिर्फ गुर्दे बल्कि जिगर का इलाज भी होता है, जिगर की पेवंदकारी भी होती है और ये सब चीज़ें मुफ्त हैं। कैंसर का इलाज यहाँ पे होता है और वो भी मुफ्त होता है। ये मैं सिर्फ साइबर नाइफ की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो अदीब साहब एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं कैंसर का, रिजवी साहब, जिसमें सिंध गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, वहाँ पे फ्री इलाज है कैंसर का। शौकत खानम में और यहाँ में सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि यहाँ किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जाता, कोई कहाँ से भी आ जाए, और यहाँ पे इलाज पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। तो जब ये तो सिर्फ मैंने आपको एक कारकर्दगी बताई सिर्फ सेहत के लिहाज से। इस तरह आपने देखा है SRSO या और हमारे प्रोग्राम है, लाखों खवातीन अपने पैरों पे खड़ी हैं जिनको बिला सूद कर्जे दिए गए ताकि वो अपना घर चला सकें। और फिर ये देखें, कारकर्दगी ये होती है कि अभी ये जो सैलाब आए, बारिशें आई, 20 लाख के करीब घर यहाँ पे गिरे। इसी तरह पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में भी बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कहीं किसी ने ये बेड़ा नहीं उठाया कि उन घरों की मरम्मत कराए, उनको बनाना शुरू करें। ये सिर्फ लेकिन साहब आप समझते हैं ये आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? अगर आप इंतखाबात में जाते हैं तो ये नैरेटिव आपका होगा, आप समझते हैं कि ये आप अवाम को मुतमईन कर सकेंगे? सियासी जमातें तो अलग, लेकिन आप समझते हैं कि सिंध के अवाम मुतमईन कर सकेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, सिंध में हमने बहुत काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक
CM सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा रही और यहाँ पे बहुत काम हुए हैं। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, नादिर साहब आप खुद बहुत इदराक रखते हैं सिंध में, ये बहुत सारे सुकरात बुकरात आके सोशल मीडिया पे, आपके नेशनल मीडिया पे, वो जी सिंध को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। देखें यहाँ पे 2008 में तो बीबी शहीद हुई, उनके जज्बात का वोट था तो सिंध में हुकूमत बनी, ज़ाहिर फेडरल में भी बनी। लेकिन 2008 के बाद 2013 में 2008 से ज़्यादा नशिस्तें मिली, फिर 2018 में 2013 से ज़्यादा नशिस्तें मिली और तमाम रुकावटों के बावजूद ऐसा नहीं था कि हमारे लिए इजी थे इलेक्शन। आपने देखा कि हमारे बहुत सारे लोग जेलों में थे, मुल्क से बाहर थे, केसेस थे, लोगों पे बड़ा प्रेशर रखा गया। 2013 वाले जो इलेक्शन थे वो RO इलेक्शन थे, 2018 वाले जो थे वो जो एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया था RTS, जिसके तहत RTS, वो इलेक्शन थे। लेकिन उसके बावजूद इदारों का दबाव भी था, प्रेशर था। हमारे बहुत सारे लोगों को नाअहल कर दिया गया जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। उसके बावजूद ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत थी, शाह साहब जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत थी, नाअहल किया गया आपके रहनुमाओं को, ये जो आने वाले इंतखाबात हैं इस हवाले से भी हमने देखा है कि अब बिलावल भुट्टो साहब भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अभी भी आपको कोई खदशात हैं, आपको कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है जो माजी में थी, इसीलिए बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं? देखें, हमें कोई लेवल प्लेइंग या इस तरह की चीज़ें ना कभी पहले चाहिए थी ना अब चाहिए। वो सिर्फ एक मुवाजना कर रहे हैं कि देखिए हमें चॉइस मिली चीफ मिनिस्टर सिंध में केयर टेकर के लिए कि जी ठीक है, एक आईनी तरीक़ेकार है और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो नाम नॉमिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे वो नाम नॉमिनेट किया जो पॉलिटिकल था, जो सिंध का चीफ जस्टिस रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं जिनका किरदार बेदाग है, जो बिल्कुल इम्पार्शल है। तो हमें अगर मौका मिला तो हमने तो वो किया। फिर वो उनकी बात सिर्फ ये थी कि वफाक में एक तसलसल सा नज़र आ रहा है, कुछ उन्होंने जो भी, क्योंकि ये CEC में जब मीटिंग हुई तो हमारे बहुत से रहनुमाओं ने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की कि जी ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो उस पैराए में चेयरमैन साहब ने ये बात की। अदरवाइज देखें, ये वैसे भी हम एक दूसरे के खिलाफ, अगर आप PMLN की बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे इलेक्शन लड़ चुके हैं और हमेशा अब भी, चाहे ये गवर्नमेंट में साथ थे, आपने देखा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो आइंदा भी, लेकिन तो वफाकी काबीना में जो कुछ अरकान को शामिल किया गया, आपको उन पर एतराज़ात हैं सर? देखिए वहां पे पॉइंट आउट हुए ना कि जी ये इसका ताल्लुक है, ये नून लीग से हैं, ये इनसे हैं, तो इस पे वो एक बात की गई थी। हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए। हमने फेस की है, अब भी फेस करेंगे जब इलेक्शन आएंगे और हमें पूरा यकीन है। देखें आपने जो बात की, ये मैं सिर्फ सिंध के लोग तो इसको जानते हैं, सिंध में तो ये सब कुछ हुआ है। आप सिर्फ स्कीमें देख लें, इन तमाम रुकावटों के बावजूद ये जो PTI की नाहिल वफाकी हुकूमत थी, उनके जो वजीर आजम थे खान साहब, वो तो कहते थे सिंध हमारा है ही नहीं, उन्होंने तो हमें कोई सपोर्ट नहीं की। लेकिन उसके बावजूद देखें ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप नेट में चले जाएं, आप चेक करें कि सबसे ज्यादा स्कीमें तमाम इश्यूज के बावजूद यहाँ कंप्लीट हुई हैं। लेकिन शाह साहब, अब सिंध के हवाले से आपने जिक्र किया, निगरान वजीर आला का आपने जिक्र किया कि आपने मुशावरत के साथ ये एक एपॉलिटिकल शख्सियत का आपने इंतखाब किया, लेकिन अब हमने देखा है कि उसी सिंध हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी कुछ शिकायतें भी कर रही है। बहुत से आपके रहनुमाएं जो ये खुल के कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और आपके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। आप इसकी तस्दीक करेंगे कि सिंध हुकूमत से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए हमें कोई भी हुकूमत हो, केयर टेकर को केयर टेकर का जो एक लिखा हुआ है आइन में, उसके तहत काम करने चाहिए। देखिए वो चीज़ें क्या है, मिसाल के तौर पर अभी इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी उसका अनाउंस कर दें, आप चलें, डिलिमिटेशन की आपने डेट नवंबर की है, हम तो चाह रहे हैं उससे पहले कर दें, चलें नवंबर के बाद अब आप इलेक्शन का फर्दर स्केड्यूल तो दे दें ना, ताकि चले 90 दिन नहीं 100 दिन 120 दिन, लेकिन एक चीज सामने आ जाए। फिर क्या है, फिर ये है कि चले वो 2 असेंबलियां तो पहले तहलील हो चुकी थी, सिंध और बलूचिस्तान अब तहलील हुई हैं।
मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि इलेक्शन शेड्यूल तो अभी आया नहीं है, वो स्केड्यूल आया नहीं है, और वह जो इलेक्शन कमीशन ने सारी रीशफलिंग करनी होती है वो उसके बाद की जाती है। पंजाब में या केपी में जब हुई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया था पंजाब में, इस वजह से ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शाह साहब, आपकी नजर में क्यों? देखिए, मैं साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, वो इस तरह की साइडलाइन या जो किसी के हाथ में नहीं होता, सब अल्लाह के हाथ में है, और फिर वो इलेक्शन में जो अवाम के हाथ में है कि जिसको उन्होंने वोट देना है, हमें इन चीज़ों, लेकिन हमने एक चीज़ का मवाजना पेश किया कि वहाँ पे इस तरह की रुकावटें नहीं डाली गई जो हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स थी, पहले उनको रोक दिया गया। देखें, ये डेवलपमेंट की स्कीम वो हैं जो सैलाब ज़दगान के लिए हैं, जो उनके घर बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है, रोडों का, रास्ते तबाह हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, ये उनकी स्कीमें थी, उनको रोक दिया गया। तो इस पे हमने लेटर भी लिखे और कुछ की इजाज़त मिली है कि जी चले, जिनका पूरा प्रोसेस हो गया है, काम हो रहे हैं, वो ना रोके जाए, लेकिन दूसरे भी तो उन्हीं से मुंसलिक हैं। तो ये वो चीजें थी जो हमने अब बताई। ठीक है शाह साहब, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून अभी जीडीए से राब्ते कर रही है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा जा रहा है कि बशीर मेमन साहब को सिंध में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। आप बताएं कि ये भी बातें हो रही थी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होगा। आप बताएंगे कि जीडीए के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून राब्ते कर रही है वो आपके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, या फिर जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बातें हैं उनमें कितनी सदाकत है? देखें, एक बात मैं वजाहत कर दूं कि पीटीआई से पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद नहीं है, ना ही ज़ेरे गौर है। हम किसी ऐसे उससे इत्तेहाद नहीं कर सकते जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ पॉलिटिक्स करें, जिन्होंने हमारे इदारों पे हमले किए, जिना हाउस पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जीएचक्यू पे हमला किया, जो हमारे शोहदा थे, जिन्होंने दिफा किया, जिन्होंने खुद अपने बच्चों को यतीम किया और हमारी हिफाजत के लिए उनकी जो चीजें थी उनको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से हमारा इत्तेहाद नहीं है। अब आपका दूसरा सवाल जो है, देखें, ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, जीडीए, पीएमएलएन, एमक्यूएम, जेयूएफ या दीगर लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और इनमें बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात हैं, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन नादिर साहब, ये सब हमारे आजमाए हुए हैं, हमने इन्हीं से इलेक्शंस पहले भी की हैं और ये इत्तेहाद हमेशा से बनते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि इस दफा के जो इलेक्शन है, अगर आप सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्वीप कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी हालिया लेकिन एमक्यूएम का बताइएगा शाह साहब, एमक्यूएम का बताइएगा कि एमक्यूएम कराची से कमो शहीद तक हमने, कराची से कमो शहीद तक हमने स्वीप किया है लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन थे। तो हमें आइंदा भी इस दफा कराची में भी हम ज्यादा नशिस्तें लेंगे। एमक्यू हमारी इलेक्शन इत्तेहादी कब रही है? अभी कोई थी? वो उनका इत्तेहाद उनका नहीं हो सकती सर कराची के हवाले से। देखें, उनकी बात थी, इत्तेहाद था फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो हमारा ऐसा नहीं थे, बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन थी हमारी जो बहन है, जो उनकी लीडर थी वहां पे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये न कहा जाए कि जी ये जो इत्तेहाद बना है ये कोई पता नहीं क्या कर देगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारे लिए, इनके लिए इज्जत बहुत है, लेकिन पीपल्स पार्टी इनसे खाइफ नहीं है। और शाह साहब अगर स्ट्रेटेजी बता दें कि कोई आपकी हिकमत अमली है कि बाज़ाब्ता राब्ते एमक्यूएम के साथ किए जाएंगे, या जैसे गोशबख्श मेहर साहब के साथ आपने राब्ते किए, वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, ऐसे ही जीडीए में से कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपकी है कि एमक्यूएम से राब्ते हों, जीडीए से राब्ते हों? जी देखें, पॉलिटिकली तौर पर हम सबसे राब्ते में हैं, राब्ते कर रहे हैं और राब्ते करेंगे भी, और ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे। और बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आना चाहती हैं, लेकिन स्पेस का इशू ज़रूर है, हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। इस तरह जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे लिए मोहतरम है और हमारी बातचीत देखें वो चलती रहती है। और सबको सिंध में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूट करती है। अगर वो हमारे से हमारे साथ आएंगे तो वो बहुत सारे हैं इस तरह के, और आपको अच्छी खबरें देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा अच्छा, वो मुस्लिम लीग नून को या फिर गोशबख्श मेयर साहब की तरह जीडीए से या एमकेएम की तरफ से? एक एक पूरी लाइन है इंशाल्लाह, और सारे हमारे लिए मोहतरम है, तो आप बेफिक्र रहें। हमें कोई इताद बन भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इताद ना बने फिर भी ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। और सिंध हम आपको स्वीप करके देंगे। 2018 से ज्यादा नशिस्तें होंगी, कौमी में भी और सूबाई में भी इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक। शाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि हमने देखा कि बिलावल साहब ने महंगाई मार्च किया था, आप पीपल्स पार्टी ने डी चौक तक आप पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त अगर मुल्क में हम महंगाई की सूरत हाल देखें, पेट्रोल की कीमतें, ओवरऑल अगर हम महंगाई देखें, बिजली के बिलों का मामला, पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक के लिए, महंगाई के खिलाफ या इलेक्शन के लिए दोबारा सड़कों पर आने का कोई प्लान रखती है? कोई ऐसी सोच है सर? देखें, बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऑयल प्राइसेस हैं, बिजली के बिल हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये क्यों हो रहे हैं, अभी क्यों बढ़ाना पड़ रहा है इनको सारा ऑयल प्राइसेस या ये सारी चीज़ें? क्योंकि ये वो जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, ये उसके साथ जो मुआहदा था आईएमएफ का, ये उसकी वजह से, क्योंकि 23 के करीब आईएमएफ के प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे शराइत कभी किसी ने नहीं माने, क्योंकि ये पहले जाना नहीं चाह रहे थे। जो खान साहब ने कहा था खुदकशी कर लूंगा, लेकिन बाद में खुदकशी तो नहीं की, लेकिन लोगों को खुदकशी पे मजबूर कर लिया और इस तरह का मुआहदा उन्होंने किया। जब ये अलायंस जो गवर्नमेंट में आया था आईनी तौर पर खान साहब को हटाने के बाद, उस वक्त जब सारी चीजें सामने आई, अगर वो ये उस वक्त भी ये मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। एक तो खान साहब ने आईएमएफ के साथ इस तरह का मुआहदा किया, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें तना कर दिया, चीन से लड़ाई ले ली, दूसरे मुल्कों से लड़ाई ले ली। प्लान है सड़कों पर आने का? जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि इस तरह की जो एक मजबूरी अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है, कुछ लोगों को फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, उनके लिए कोई इस तरह की जो आम गरीब आदमी है, सफेद पोश जो लोग हैं, उनके लिए कोई मराहत जरूर दी जाए, सब्सिडीज दी जाए, सिलेक्टेड सब्सिडीज जिस पर आईएमएफ की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो कानूनी माहिर हैं इरफान कादिर साहब और अकरम शेख साहब, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखेंगे इस हवाले से सिंध में जो राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जीडीए के साथ या दीगर जो अहम तब्दीलियों के हवाले से बात की जा रही है, उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। लेकिन आज जो अहम डेवलपमेंट जिसका हमने शुरू में जिक्र किया जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, इसी मामले पर हम बात करेंगे। कानूनी माहिर इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बाद अब आप क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे कानूनी आईनी मामलात हैं जो काजी फायद ईसा साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए कोई इस वक्त होगा, क्योंकि इतने गलत चीजें हुई हैं ये पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में कि उन्होंने तो सारा कुछ अपने हाथ में डिक्लेयर कर दिया कि मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर हूँ, बेंचेस भी मैं बनाऊंगा, हर चीज मैं करूंगा। और वो जिस तरह से वो लॉपसाइडेड चले हैं, और फिर पॉलिटिकल केसेस में जो उनका एक ही तरीकाकार था हमशाल जजेस के साथ, वो इतना अपेरेंट था कि वो सारे फैसले जो हैं वो तो इनको कलअदम करने पड़ेंगे और जल्दी करने पड़ेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए थे वो बाकायदा जो राइजुल वक्त कानून है उनकी वायलेशन में सारा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो ऑर्डर्स किए थे जुडिशियल साइड पे, उनको उन्होंने वायलेट किया और करते चले गए, अपना बजिद रहे। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तो नहीं कर सकता कि वो पार्लियामान की डोमेन में आ जाए, जिस तरह के वो पिछले चीफ जस्टिस साहब जो थे वो आ रहे थे। तो इसलिए सारी चीजें जो है दुरुस्ती की तरफ उनको लेके जानी पड़ेंगी मौजूदा चीफ जस्टिस। तो ये जो सर प्रोसीजर के हवाले से जो एक बिल जो एक्ट है कल वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है, इसका मुस्तकबिल बतौर कानूनी माहिर आप क्या देख रहे हैं सर? ये एक अच्छा कानून था, क्योंकि ये अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए चले जा रहे थे, अपनी मर्जी के जजेस के पास केस लगा रहे थे, और
सियासत में बहुत मुदाखलत कर रहे थे। अच्छा। तो उसके लिए जरूरी था कि ये कानून आता, और हुकूमत इसीलिए ये कानून लाई थी। बल्कि ये कानून तो बहुत देर के बाद आया। मैंने तो बहुत पहले ये सजेस्ट किया था कि ये जो चीफ जस्टिस जो एक फर्द वाहिद, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कि एक फर्द वाहिद नजर आना शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो लीगल रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, जब मैं वहाँ था स्पेशल असिस्टेंट, तो मैंने ये बहुत सारी बातें उनको रिकमेंडेशन भी भेजी थी। और वो फिर कानून बहुत पहले बल्कि बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा देर से बना तो उसमें फिर इन्होंने और भी बहुत खिलवाड़ की। तो वो कानून बिल्कुल आइन के मुताबिक है। उसमें क्या कहा गया, उसमें यही कहा गया ना कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं वो मिलके बेंच तश्कील देंगे। 184(3) के केसेस जो हैं वो सारे हम मशवरा होके तो फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाएंगे, उनको एंटरटेन किया जाएगा। उसका बाकायदा एक प्रोसीजर उन्होंने मुरतब किया और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाए, ना कि एक फर्द वाहिद जो है वो सारे सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर ले। तो इसलिए वो जो कानून है वो अपहोल्ड होगा, और जजेस जो हैं वो जो बेंच उन्होंने बनाया था, जिन्होंने सस्पेंड किया था, वो बिल्कुल गलत सस्पेंड किया था। सस्पेंड किया ही नहीं जा, कोई एग्जिस्टिंग लॉ जब बन जाता है उसको स्ट्राइक डाउन तो किया जा सकता है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्योंकि स्ट्राइक डाउन ये कह के किया जा सकता है कि जी वो आइन से मुतसादम है, लेकिन आप ये कह के कि आइन से मुतसादम है आप सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड नहीं, आप उसको स्ट्राइक डाउन करें। और शॉर्ट ऑफ दैट कोई आपके पास इस तरह का इख्तियार नहीं है कि आप इस तरह का एक अबूरी हुक्म जारी कर दें। कभी भी नहीं हुआ, दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये इन्होंने बहुत गलत किया था। और वैसे भी उसकी कोई शिक इतनी देर लेके बैठे रहे, वो 1 सफ़े का तो कानून था। अगर वो वाकई गैर आईनी होता तो सुप्रीम कोर्ट को देर ना लगती, स्ट्राइक डाउन कर देते। अभी भी इन्होंने एक उसको स्ट्राइक डाउन किया है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स एक्ट को, वो भी गलत इन्होंने स्ट्राइक डाउन। लेकिन इरफान कादिर साहब, अब जी अगर ये फैसला आपके सामने है, फिर अब नैब तरामीम के हवाले से आप फैसला देख लें, और माजी में भी ऐसे फैसले आए जिसमें पीडीएम, जिसका आप भी हिस्सा रहे, उसमें बहुत से ऐसे फैसले आए जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बतौर कानूनी माहिर आप क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो बंदियाल साहब ने दिए और अब वो रिवर्स हो सकते हैं या होने चाहिए? ये सारे रिवर्स हो जाएंगे, उनमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी इतने गलत वो फैसले लिखे हुए हैं कि इट वाज एन आउटराइट वो, मतलब उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है वो खुद ही देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसमें डेट देगी और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगी। और फिर वो सारा टिल्ट जो था वो एक मखसूस जमात की तरफ था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि वही जजेस जो है बार बार बेंचेस में आते थे, उसकी बाकायदा एक हिस्ट्री है। तो ये जो चीजें जो उन्होंने की हैं, ऑब्वियसली वो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान का जो लीगल ऑर्डर है वो क्योटिक रहेगा। लेकिन सर अभी भी इरफान कादिर साहब, अगर आप देखें तो सदर की जानिब से जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, वो भी आपके सामने है। तो आप नहीं समझते 2 तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो इलेक्शन का मामला भी काजी फायद ईसा साहब जो है वो टेकअप कर सकते हैं? ये एक अहम मामला भी है। हाँ, जिस तरह से पीछे वो चीफ जस्टिस साहब जो थे बंदियाल साहब, उन्होंने तो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए। अब फायद ईसा साहब जो हैं उनको तो डेफिनेटली लोगों को इन मामलात में तो एटलीस्ट उनको लार्जर बेंचेस को बनाने पड़ेंगे ना। बेशक उनको ये मामले डिसमिस करने पड़ेंगे क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट के करने का नहीं है, लेकिन फिर भी लेजिटिमेसी के लिए जरूरी होगा कि कोई एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ जजेस को इंक्लूड करेंगे। ये नहीं है कि लॉपसाइडेड डिस्कशन हो कि वकील भी वो पेश हो जिसको बंदियाल साहब चाह रहे हैं, जज भी वो हो जिनको वो चाह रहे हैं, केसेस भी अपनी मर्जी के अपने पास लगा ले। तो वो सारा जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे कोर्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा और उसके बाद ये सारे फैसले कलअदम हो। इरफान कादिर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बतौर कानूनी माहिर इरफान कादिर साहब, आप ये भी देख रहे हैं कि माजी में ये मामला भी आपके सामने है कि हमेशा
अदलिया के हवाले से एक ये सवाल भी उठता है कि लाखों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग में हैं। तो आप समझते हैं कि काजी फायद ईसा साहब को इस मामले की तरफ भी तवज्जो देनी होगी जो इस वक्त केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग में पड़े हुए हैं? ये बहुत मेहनत तलब काम है। अच्छा। और इनको चाहिए कि वाकई इसी पे फोकस करें। हाँ। और मुल्क की सियासत से सुप्रीम कोर्ट को दूर रखें और ऑलरेडी जो सियासत में मुदाखलत हुई है उसको अंडू करें। और ये वाला जो बैकलॉग है इसको बड़े सीरियसली एड्रेस करें। अगर जजेस की तादाद भी बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा दें, लेकिन खुदारा अच्छे लोगों को लाएं। और वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी ज्यादा यानी कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग करें। उसमें तमाम जो मेंबरान हैं उनको चाहिए कि वो अपना अपना एक एक दो लोग नॉमिनेट करें। पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से नॉमिनेट करते थे, सारे बैठ जाते थे कि वो ठीक है कि नहीं, वो तरीकाकारी गलत था। तो इसलिए ये चूंकि आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि इतना बड़ा बैकलॉग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि उसको इनको कम करना पड़ेगा, साथ जोड़ के बैठना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इनको ये पब्लिसिटी से जो अपने आप को बचाना पड़ेगा। क्योंकि वो जो पिछले चीफ जस्टिस थे वो तो हर वक्त वो पब्लिसिटी की खातिर वो ऐसी गुफ्तगू भी ऐसी करते थे, हुकूमत क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है, वो इस तरह से वो ये सारा फायद ईसा साहब को बड़े बैलेंस तरीके से ये सारा हैंडल करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो इसको खुश असलूबी से हैंडल करेंगे क्योंकि काजी फायद ईसा ने बहुत नशेबो फराज देखे हैं और ये वो वाले फायद ईसा नहीं है जो कि इतने साल पहले जब वो चीफ जस्टिस बने थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उसके बाद उन्होंने बहुत तजर्बा हासिल किया और उनसे बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट को खुश असलूबी से चलाने में डेफिनेटली मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो कामयाब हो। लेकिन इरफान कादिर साहब, अगर यहीं इसी जगह पे अगर आप ये देख लें कि मियां साहब की वापसी के हवाले से बातें जब हो रही थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये ऑफ द रिकॉर्ड या वैसे मुलाकातों में या फिर ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहना शुरू हुए कि शायद मियां साहब बंदियाल साहब की वजह से वतन वापस नहीं आ रहे और उनको ये तवक्को थी कि जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने तारीख 21 अक्टूबर की जो है वो अब हमारे सामने है। आप समझते हैं कि जो मियां साहब के हवाले से केसेस हैं या जो नून लीग तवक्कुआत रख रही है सुप्रीम कोर्ट से, वाकई मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट से अब कोई रिलीफ मिल सकेगा? हाँ, मेरा ख्याल है उनको रिलीफ मिलेगा। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी उनका जो पनामा केस में जो गलत फैसले हुए हैं वो बहुत सी चीजें मंजर आम पे आई हैं, उसमें बहुत एविडेंस सामने आ चुका है जिसमें कि क्लियर कट ये चीज अया हो गई है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे उसमें जिन्होंने कि वो फैसला जो है वो उसके पीछे बहुत से महरकात थे, वो सब चीजें इस वक्त उसकी शहादतें आ चुकी हैं। और दूसरा कि पनामा केस में जो इलीगैलिटीज थी कंकरेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने मॉनिटरिंग की, सुपरवाइज किया इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को, एडजुडिकेशन को, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के करने का काम नहीं था। उसके बाद उनकी कन्विक्शन तक हो गई, लेकिन ये सारी चीजें अब चूंकि सामने आ चुकी हैं तो वो कन्विक्शन तो डेफिनेटली उनकी सेटिस्फाइड होगी। अब जब भी वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगेगा और उनकी जो जब वापस आते हैं क्या उनको पाबंदी से हासिल किया जाएगा कि नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको कोर्ट्स को चाहिए कि वो अपीलें लगाएं और अपीलें सुने। उनको एक बंदा वापस जी सर, इसी हवाले से इरफान कादिर साहब एक मुख्तसर सवाल था जी, एक आखिरी आपको मैं याद कराऊं, एक दफा ना फैसल साले हयात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी थी, वो भी मुल्क में वापस आ रहे थे। अच्छा, तो जब वो वापस आए बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी उसको, नहीं किसी ने अरेस्ट किया था और मैंने तब बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल के ये पोजीशन ली थी कि फैसल साले हयात को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी अगर आप देखें तो नैब तरामीम के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त मौजूद है उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? अगर मियां साहब वापस आते हैं तो कौन से केसेस हैं जो मियां साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? आपने जिक्र तो कर दिया फैसल साले हयात साहब का, लेकिन इरफान कादिर साहब आप देख रहे हैं कि तोशाखाना रेफरेंस हो या इस सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के हवाले से फैसले के बाद मियां साहब के लिए वापसी के लिए कोई मुश्किलात जो हैं उनके सामने पेश हो सकती हैं? नहीं, अब ये नैब का केस है ये तो 6-7 दिन की का मेहमान है।
अच्छा, ये तो सेट असाइड हो जाएगा सारा। अच्छा, ये तो जिस तरह से देखे ना 54 हियरिंग्स में कुछ नहीं उनको मिला। हाँ। और उन्होंने बड़ी इनडायरेक्ट रीजनिंग करके, हाइपर टेक्निकल बातें करके, जो कि किसी तरह से जिनका सर था ना पांव था, उठा के तो उन पार्लियामान के बनाए हुए कानून को कह दिया कि ये आइन के खिलाफ है, जबकि स्पेसिफिकली कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर सके। इनडायरेक्ट रीजनिंग से कह दिया कि ये आइन के खिलाफ है, और फिर यहाँ तक कह दिया कि ये चूंकि प्रोविजन जो है ये आइन के खिलाफ है, तो जो पुराने प्रोविजन है वो वापस आ गए हैं, वो रिवाइव हो जाएंगे। भाई वो कैसे रिवाइव हो जाएंगे? अगर पार्लियामान का एक कानून आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर कानून पार्लियामान बनाएगी ना, जो भी नेक्स्ट कानून बनाना है। पिछला कानून कैसे रिवाइव हो जाएगा? ये सारी बातें उसमें बहुत गलत थी, और इसलिए ये तो सारा ये सेट असाइड हो जाएगा। तो ये जो फैसला है ये मियां साहब के रास्ते में हर्डल नहीं होगा। और ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में वो बंदयाल कोर्ट घुस चुकी थी कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उस सारी चीज से दूर रखना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो उन्होंने जो पॉलिटिकल जो इंटरफियरेंसेस की हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल कोर्ट की तरह नजर आए, जिसका कि सियासत से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और बाद कानूनी माहिर अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस हवाले से इरफान कादिर साहब से जो हमने बातचीत की, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसी मामले पर हम बात करेंगे। सीनियर कानूनदान अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखें तो माजी में हमने देखा कि 3 रुकनी बेंच के हवाले से बड़ी तनकीद भी सामने आती रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुख्तलिफ जो राय थी वो सामने आती रही है। अभी चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के बाद आप क्या देख रहे हैं कि बेंच के माहौल में फ़र्क आएगा? जो तनकीद होती रही है आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं समझता हूं जो तनकीद होती रही है वो बिल्कुल दुरुस्त होती रही है, और वो तनकीद किसी एक सियासी जमात या किसी एक फर्द की तरफ से नहीं था। हाँ। वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेस्ट था, और इसमें बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एवरीबॉडी जॉइंड दिस ऑब्जेक्शन ऑफ रनिंग द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को, हमारा एक मोटो है अदले जो है इस्लामी अदल का, कि अदल सिर्फ होना नहीं चाहिए, नजर आना चाहिए। अगर किसी जज के ऊपर किसी को एतराज है तो ये इस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप लार्जर बेंच बना दें। और फुल कोर्ट का मुतालबा तो इससे ज्यादा अच्छा मुतालबा पिछले अदवार में जो जस्टिस हलीम साहब, काबिल एहतराम जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब जब चीफ जस्टिस थे, 9 वर्ष चीफ जस्टिस थे, वो छोटे से भी कौमी नौइयत के इश्यूज में, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का इशू आ गया, कोई और आ गया, ही विल कॉन्स्टिट्यूट द फुल कोर्ट एज अ बेंच। तो ये रफा उज़र के लिए ये लाजिम है कि आप लिटिगेंट को मुतमईन करें कि उसको इंसाफ मिलेगा। अगर आप लिटिगेंट आपके सामने आप पे एतराज कर रहा है और आप कहें नहीं मैंने ही फैसला करना है, तो जाहिर है वो फिर तो आप फरीक बन गए ना उसमें। तो देखिए, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, अल्लाह उनको अच्छा टेन्योर नसीब करे, और अल्लाह करे पाकिस्तान की जो अदलिया है वो एक बावकार अदलिया के तौर पे। लेकिन शेख साहब, आप क्या देख रहे हैं कि हमने इरफान कादिर साहब से भी ये सवाल उनके सामने भी रखा, आप क्या देख रहे हैं कि कौन से कानूनी और आईनी मामलात होंगे, कौन से ऐसे केसेस होंगे जो आपकी नज़र में आप समझते हैं कि काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए बड़ा चैलेंज हो सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3). ठीक है। दूसरा है ये जो अभी रिसेंट 63A का जो इंटरप्रिटेशन की है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सजा दे दी बगैर वोट एक्सरसाइज किए, बगैर वोट गिने, और इससे मुख्तलिफ फैसला कर दिया जो चौधरी शुजात हुसैन ने जो खत लिखा था, ठीक है, हमारे वोट ना गिने जाए, वो सदर थे पार्टी के, और दूसरा सेक्रेटरी साहब ने फोन लिखा था खत, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। चौधरी शुजात साहब के खत को डिस्रिगार्ड करके उनके जो है वो उन्होंने कहा वोट हमने गिनने।
मसला ये है कि मुतज़ाद अगर आप फैसले देंगे तो एक कॉमन मैन सिटिंग इन योर ऑफिस और एनी प्लेस ही विल रेज फिंगर्स। मैं देखिए काजी फायज ईसा साहब ने अपना एजेंडा पहले दिन, अपने छुट्टी के बाद पहला दिन सोमवार है, कल का दिन पहला दिन है उनका वर्किंग डे, और उन्होंने फुल कोर्ट को एक बेंच बना दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जी, हम इसको 8 रुकनी बेंच ने जो स्टे दिया है, हम पूरे लॉ कानून का दोबारा समाप्त करेंगे। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसकी लाइव वो नशर हो सारा। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए कि उनको खौफ नहीं है कोई, उनके जहन पे कोई दबाव नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मैं आज से नहीं, मैं 35-40 बरस से मैं उनको जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो ये कि वो अदल के मिजान में वो बिल्कुल कोई कसर नहीं करते। ठीक है, लेकिन शेख साहब एक नुक्ता यहाँ पर यह भी उठता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी आपके सामने है, वो मुतालबा कर रही है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से। तो आइन पर अमल दरामद के हवाले से अगर वो इंतखाबात का मामला हो या कहीं और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है अगर, तो आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब को इसमें भी अपना किरदार अदा करना होगा आइन पर अमल दरामद के हवाले से, या जो सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं? ये आपका सवाल हाइपोथेटिकल है जी। देखिए मेरी बात सुनिए, काजी फायज ईसा के सामने 2012 में 2012 में वो मीमो गेट का केस आया। ठीक है। ही वॉज हेडिंग ए पैनल ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इकबाल हमीदुर रहमान साहब, मशीर आलम साहब, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ये चेयरपर्सन थे उसके जुडिशरी कमीशन के। इन्होंने इंक्वायरी की और वो फैसला उन्होंने सादर किया जिसको किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला नहीं कहा जा सकता। ठीक है। लेकिन 2014 में उन्होंने जब देखा कि जो कानून और दस्तूर को देखते हैं, वो फ्रीकैन को नहीं देखते। लेकिन सर यही मामला उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मौजूद है। आपके इल्म में भी होगा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी है इलेक्शन के हवाले से, फिर सदर साहब ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, तो आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देख रहे हैं? सर अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मैं आपको ये मेरी आप पेशीन को ही सुन लें कि जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस के तौर पे बिल्कुल उसमें कोई जो है ना वो ही विल होल्ड दी स्केल्स इवन, देयर विल बी नो टिपिंग ऑफ द स्केल्स। अच्छा, ये मैं बिल्कुल अला वजहल बसीरत अपने तजर्बे और काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो पिछला कॉन्डक्ट है थ्रू आउट एज एन एडवोकेट, आई हैड द privilege of seeing him appearing before the courts in Karachi, different courts in Karachi, then as Chief Justice of Balochistan High Court, then acting as the chairperson of the the High Court's Chief Justice in Memo Gate, and then also in the Supreme Court. और मैंने कई दफा ऐसा हुआ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे खिलाफ कई मुकदमे को फैसले उन्होंने किए। बात यह है कि वो चेहरे नहीं देखते, वो कानून देखते हैं, फाइल देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अकरम शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से देखें तो कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत होनी है, और ये जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि अब ये कहा जा रहा है कि समाअत जो है वो लाइव नशर होगी। अब देखें कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।